क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कोई एक आंसर कर दे, बस काफी है। यस सर, आवाज आ रही है। चलें, ग्रेट। अच्छा स्टूडेंट्स, हम लास्ट टाइम हमने कवर किया था डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम। डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम में हमने 4-5 प्रॉब्लम्स देखी थी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम की मदद से सॉल्व की जा सकती हैं। ठीक है, आप कोशिश करें कि नेट पे उनको सर्च करें, फाइंड आउट करें और उसके बाद उनके सॉल्यूशंस ढूंढने की आप कोशिश करें। ठीक है, ताकि आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस जो है वो हो जाए। अभी मैं एक छोटी सी प्रॉब्लम आपके सामने रख रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा टाइम आप उसके ऊपर लें और मुझे चैट सेशन में उसका थोड़ा सा आंसर बताएं। आपके पास एक सॉर्टेड एरे है। ठीक है, एक मिसाल है कि आपके पास एक सॉर्टेड एरे है जिसमें नंबर्स डुप्लीकेट हो सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि ये 2 जो है इसमें 2 दफ़ा अपीयर हो रहा है, ये 10 जो है इसमें मल्टीपल टाइम्स अपीयर हो रहा है, ये 17 भी मल्टीपल टाइम्स अपीयर हो रहा है, ये 20 भी मल्टीपल टाइम्स अपीयर हो रहा है। मैं यहाँ पे 10 की रेंज गलत बता गया हूँ, ये है। ठीक है, तो बेसिकली आपने सर इस पहले मिनट सॉर्टेड शो नहीं हो एरे, रही आपकी। ओ ग्रेट, ठीक है, मैं दोबारा से कर लेता हूँ। ये स्टूडेंट, अब मेरे ख्याल आपको नजर आ रही होगी स्क्रीन। यस सर। आई एक्सीडेंटली मिस्ड टू शेयर द स्क्रीन। ठीक है, आ, आपको एक सॉर्टेड और एरे गिवन है, जैसा कि ये नीचे एक एग्जांपल बनी हुई है। इस सॉर्टेड एरे में वैल्यूज डुप्लीकेट हो सकती हैं, जैसा कि ये 2 वैल्यू है, ये 10 वैल्यू है, ये 17 है, ये 20 है। ये वैल्यूज डुप्लीकेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती, मिस भी हो सकती हैं। बहरहाल एक सॉर्टेड एरे है आपको गिवन। प्रॉब्लम यह है कि आपने वो रेंज बतानी है जिस रेंज में एक टिपिकल नंबर जो कि पैरामीटर के तौर पर पास किया गया है वो मौजूद है। व्हाट आई वांट टू से इज कि आपने एक फंक्शन बनाना है, रेंज, जिसको ये एरे पास होगी। नेचुरली ये एरे जो है ये n साइज की होगी और आपने इसमें से x की रेंज फाइंड करनी है। तो अगर एक टिपिकल इंस्टेंस में एरे जो है वो ये वाली है, उसका साइज जो है वो ये 16 है, और x जो इस टिपिकल सिनेरियो में अगर मैं कहूँ कि आपका जो है वो 20 है, तो इस फंक्शन ने रिटर्न क्या करना है, 13,14। ये पेयर इसने रिटर्न करना है, बिकॉज जो 20 वैल्यू है, ये 20 वैल्यू 13 और 14 इंडेक्सेस की रेंज को कवर कर रही है। लेकिन अगर मैं यहां पर x की वैल्यू 20 की बजाय 10 दूं, इस पैरामीटर को में x 10 हो, तो वो मुझे, क्योंकि x की रेंज ये है, x is 10, तो वो मुझे क्या रिटर्न करेगा, 5,9, कि 5 to 9 एरे में 10 मौजूद है। और अगर मैं इसको 10 की बजाय लेट्स अज्यूम मैं इसको 15 कहता हूं, तो 15 जो है उसकी रेंज सिंपली इतनी है, तो इन दैट केस वो 10,10 ही रिटर्न कर देगा।
और अगर लेट्स अज्यूम कि एक वैल्यू मैं इसको कहता हूं और वो वैल्यू इस एरे में है ही नहीं 8, तो इन द केस ऑफ 8 वो यहां कहीं पर प्रेजेंट नहीं है, इन दैट केस वो -1 to -1 एज अ सेंटिनल वैल्यू रिटर्न कर दे। तो बेसिकली हमने एक फंक्शन बनाना है, एक एल्गोरिथम बनाना है, एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है टू फाइंड आउट रेंज ऑफ x फ्रॉम अ सॉर्टेड एरे A ऑफ साइज n। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम जो है अगर हम इसको देखें तो इसका एनालिसिस करें, फाइंड आउट करें, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो हमने x को सर्च करना है। उसका एक तरीका जो ब्रूट फोर्स है वो ये है कि अगर x के अंदर 8 मौजूद है तो मैं x को कंपेयर करता जाऊं स्टार्टिंग फ्रॉम वन एंड, ठीक है, और कंपेयर करते करते जब मैं एंड ऑफ एरे पे पहुंच जाऊं और वो मुझे ना मिले तो मैं -1 रिटर्न करा दूं। लेकिन दूसरी सूरत ये हो सकती है कि मैं इंस्टेड ऑफ 8 मैं उसको सर्च कर रहा हूं इस वक्त 10, ठीक है, और अगर मैं 10 सर्च कर रहा हूं, ठीक है, ये 10 में सर्च कर रहा हूं, तो मैं अगेन लूप लगाऊंगा शुरू से, और जैसे ही मुझे ये 10 मिल जाएगा तो उसके बाद मैं काउंटिंग शुरू कर दूंगा। जब तक मुझे 10 मिलेगा मैं काउंटिंग करूंगा, और ये दो वैल्यूज को मैं अपने पास सेव करके उनको रिटर्न कर दूंगा। अब वर्स्ट केस सिनेरियो में ये हो सकता है कि एरे में वैल्यू मौजूद ही ना हो, तो हमें पूरी एरे स्कैन करनी पड़े। ये हो सकता है कि वो वैल्यू जो है वो एंड ऑफ एरे पे मौजूद हो, हमें पूरी एरे स्कैन करनी पड़े। तो इसलिए इसका जो ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम है वो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो एल्गोरिथम आप खुद लिखें, उसका प्रोग्राम लिखें, आप एक्सपेरिमेंट करें। तो इसका जो ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एल्गोरिथम है, वो लीनियर सर्च लाइक एल्गोरिथम है, और ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम जो है वो थीटा ऑफ n आंसर देगा। आप में से कोई इसको सोच सकता है कि ये वाली जो प्रॉब्लम है वो डिवाइड एंड कॉन्कर से सॉल्व की जा सकती है या नहीं? अगर की जा सकती है तो कैसे की जा सकती है? ठीक है, मैं चाहूंगा कि आप लोग इस पे 1 मिनट आधा मिनट सोचें, और उसके बाद अपना माइक ऑन करके कोई ना कोई इसके ऊपर कमेंट करने की कोशिश करें कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग डिवाइड एंड कॉन्कर। जी स्टूडेंट्स, इट्स ओवर टू यू नाउ। आप में से कोई एक अपना माइक ऑन करके बोले, मैं मॉडरेट कर लूंगा अगर एक से ज्यादा स्टूडेंट्स जो है इकट्ठे बोलना शुरू हो जाएंगे तो, कि हम इस प्रॉब्लम को डिवाइड एंड कॉन्कर से सॉल्व करना चाह रहे हैं, और उससे हमें कोई फायदा भी होगा या नहीं होगा। दाऊद आप बताएं। सर इसको सर हम पहले सेंटर में चेक कर लें वैल्यू, मतलब कि उसके बिल्कुल हाफ पे। अगर ठीक हमें है, वहाँ पे नहीं मिलता फिर हम उसके मतलब कि लेफ्ट टू राइट पे सेंटर सेंटर में चेक करें, जो दो हिस्से हमने किए हैं। ठीक अगर है। वहाँ पे नहीं मिलता फिर हम उनको मतलब कि इस तरह डिवाइड करते जाएं, तो इस तरह मेरा ख्याल है जल्दी उसका सोल्यूशन मिल सकता है। ठीक है, अपना यहाँ पे इर्दा मौजूद है। इर्दा आप कुछ बताएंगी, कुछ कमेंट करेंगी इस पे कि हमने इस प्रॉब्लम को डिवाइड एंड कॉन्कर से सॉल्व करना है? जी इर्दा मलिक। ओके, इर्दा जो है वो शायद इस वक्त रिस्पॉन्ड नहीं करना चाह रही, या मे बी उनको मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। तो शेरोज आप इस पे कोई कमेंट करेंगे?
शेरोज, अगर कोई और स्टूडेंट खुद कुछ इस पे कमेंट करना चाहे तो वो अपना माइक ऑन करके कर सकता है, मेरे नाम पुकारने का इंतजार नहीं करें। आई थिंक शेरोज भी नहीं कमेंट करना चाह रहे हैं। आदिल, आदिल अहमद खान, आमिर, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? हेलो जी, शेरोज को बोल लेने दे पहले। जी शेरोज। सर, वो जैसे दाऊद ने बताया कि हम वही चेक कर सकते हैं सेंटर में से एलिमेंट किसी को गेट करके, और जो हम की को चेक कर देंगे, अगर की हमारी स्मॉलर है वो सेंटर्ड एलिमेंट से, तो हम वो लेफ्ट साइड पे आ सकते हैं, लेफ्ट और राइट। ठीक है जी सर। ओके, क्या दाऊद ने ये बताया था कि अगर की स्मॉलर है तो हम लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे? नहीं सर, उन्होंने ये नहीं था। ठीक है, ये शायद नहीं बताया था। चलिए ठीक है, आपने थोड़ा सा ऐड कर दिया। अब मैं आमिर को मैंने बोला था, आमिर आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? फिरोज, अपना माइक बंद कर लें आप। जी सर। जी आमिर। स्टूडेंट्स, इसको ना आप कोशिश करें, पार्टिसिपेट करें, सही करें गलत करें, उससे ये है कि आपको प्रॉब्लम जो है अंडरस्टैंड करने में भी आसानी होगी और उसके बाद उसका सोल्यूशन निकालने में भी आसानी होगी। देखिए, इट इज अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम बट इट इज एन अनसीन प्रॉब्लम। रेंज, ठीक है। कोई एक दो स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया, मैं उनको दोबारा बता दूं कि प्रॉब्लम जो है वो कुछ यूं है कि हमारे पास एक सॉर्टेड एरे है, उस सॉर्टेड एरे में वैल्यूज रिपीट हो सकती हैं, जैसा कि आपको यहाँ नजर आ रहा है, 2 रिपीट हो रहा है, 10 रिपीट हो रहा है, 20 रिपीट हो रहा है और वैल्यूज रिपीट है, लेकिन ये एरे सॉर्टेड है। हमको एक एल्गोरिदम लिखना है, उसका नाम है रेंज। उसको ये एरे, उसका साइज और एक वैल्यू पास होगी, और इस रेंज एल्गोरिदम ने ये बताना है कि इस एरे में एक्स की रेंज क्या है। क्योंकि एक्स सॉर्टेड है, वंस वो स्टार्ट हो जाएगा तो फिर सारे एक्स कॉन्सेक्यूटिव होंगे। तो मैंने मिसाल पे ये बताया था कि अगर एक्स की वैल्यू 20 होगी तो रेंज जो है वो 13 to 14 होगी, ये यहाँ पे मेंशन्ड है। अगर रेंज जो है वो 10 होगी तो वैल्यू जो है वो 10 होगी तो रेंज 5 to 9 होगी। इसी तरह अगर रेंज जो है वो 15 होती है, वैल्यू 15 होती है तो रेंज 10 to 10 होगी, क्योंकि उसमें 15 एक ही दफा है। और अगर मैं 8 को क्वेरी करता हूं इसमें से, तो 8 तो इसमें मौजूद ही नहीं है, तो उस केस में -1 to -1 रेंज रिटर्न की जा सकती है एज अ सेंटिनल वैल्यू। सो बेसिकली आई वांट टू राइट एन एल्गोरिथम रेंज to find out range from an array of size n of value x. Array is sorted, ये given है। अब ये प्रॉब्लम जो है ये बहुत ही सिंपल है, and I can ask you in the paper to write an efficient algorithm for this problem. माशाल्लाह आप सारे के सारे छठे या 8वें सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, आपकी प्रोग्रामिंग माशाल्लाह अच्छी है, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप इसका जो ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम है वो तो लिख ही लेंगे कि आप x को, जिस तरह लीनियर सर्च होता है, आप एक साइड से कंपेयर करना शुरू करेंगे, जैसे ही x मैच करेगा आप उसको एक वेरिएबल स्टार्ट में रख लेंगे, और जब तक वो मैच करता जाएगा आप आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे ही अनमैच आएगा आप इस वैल्यू से प्रीवियस वैल्यू को एक वेरिएबल एंड में रख लेंगे, लूप टर्मिनेट करके स्टार्ट और एंड रिटर्न कर देंगे, ठीक है, जो कि एल्गोरिथम्स में मुमकिन है, मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न की जा सकती हैं, और सर्टेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी अब ये सहूलत मौजूद है कि आप मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कर सकते हैं, और जिनमें नहीं है उनमें एक ऑब्जेक्ट में उनको रैप करके रिटर्न किया जा सकता है। तो प्रोग्रामेटिकली वी कैन रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज फ्रॉम अ फंक्शन। तो ये एक रेंज रिटर्न हो जाएगी जिसमें ये x मौजूद होगा, और अगर लेट्स अज्यूम मौजूद नहीं है तो -1 आ जाएगा। तो ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम इसका बिल्कुल लीनियर सर्च जैसा है। वर्स्ट केस में ये हो सकता है आपको पूरी एरे स्कैन करने के बाद पता लगे कि जी रेंज तो एंड के ऊपर मौजूद है, मसलन मैं 50 को सर्च कर रहा हूं, या
वैल्यू है ही नहीं तो पूरी एरे स्कैन करनी पड़े। सो इन दैट केस जो ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम है वो थीटा ऑफ n है टू फाइंड द रेंज ऑफ x इन अ सॉर्टेड एरे a ऑफ साइज n। लेकिन मैं अगर आपको पेपर में पूछता हूं कि इसका कोई एफिशिएंट एल्गोरिथम लिखें, तो अब तक की स्टडी के मुताबिक, आपने पीछे जो मैंने पढ़ाया है उसके मुताबिक, ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम से डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम्स कुछ प्रॉब्लम्स को एफिशिएंटली सॉल्व कर सकता है। तो ये वाला प्रॉब्लम भी हम ट्राई करते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट, डिवाइड एंड कॉन्कर। जिस तरह बाइनरी सर्च है बिल्कुल उसी तरह हम इसको हैंडल कर सकते हैं, बाइनरी सर्च एल्गोरिथम की तरह। तो इस एल्गोरिथम का जो डिवाइड एंड कॉन्कर वे है उसमें हमें ये करना है कि ये जो हमारी एरे ए है, इस एरे को अगेन हम मिडल में डिवाइड करेंगे। ये वैल्यू मेरे पास m आ जाएगी। मैं यहां पर देख लूंगा कि क्या ये वैल्यू जो है इक्वल टू x है या नहीं है। अगर ये वैल्यू x होगी तो फिर मुझे इस m से बैकवर्ड और फॉरवर्ड वो तमाम वैल्यूज कलेक्ट करना होंगी जहां पर x मौजूद है, ठीक है। और सिर्फ यहां से मुझे अंदाजा हो जाएगा कि ये रेंज कहां पर है। और अगर लेट्स अज्यूम कि ये वाली वैल्यू जो एग्जैक्टली एट मिडल है, ये वाली वैल्यू ये x के बराबर तो नहीं है, लेकिन ये वाली वैल्यू जो है ये ग्रेटर देन x है। सो ये वाली वैल्यू अगर x से बड़ी है तो इसका मतलब ये है कि नाउ x कैन बी ओनली इन दिस एरिया। और अगर ये वाली वैल्यू x से छोटी है तो इसका मतलब ये है कि अगर वो वैल्यू मौजूद है तो वो इस रेंज में होगी। अब ये दोनों इंडिपेंडेंट रेंजेस हैं, ये वाली, इनके ऊपर हम कॉन्कर अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्कर मीन रिकर्सिवली इनमें से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि x इनमें मौजूद है या नहीं है। सो फॉर दैट रीजन हम डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह हमने क्या किया है, बाइनरी सर्च को सॉल्व किया है या दूसरे प्रॉब्लम्स हमने देखे हैं। तो हम इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर। ऑल वी नीड इज टू जस्ट मॉडिफाई द सिग्नेचर ऑफ द रेंज फंक्शन, जो कि पहले मैंने लिखा था कि रेंज जो है वो है a n x। तो अब मुझे इसकी बजाय इसको यूं लेना पड़ेगा कि रेंज a p q x where p and q are similar to those are in merge sort, in binary search and all others, ठीक है। तो फर्स्ट कॉल के अंदर p को हम फर्स्ट इंडेक्स भेज देंगे, q को हम लास्ट इंडेक्स भेज देंगे, तो हमारा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि यहां तक आप लोगों को ये समझ आ गई है कि रेंज प्रॉब्लम जो है वो डिवाइड एंड कॉन्कर से सॉल्व की जा सकती है। अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम समझ नहीं आई, उसका ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम क्लियर नहीं हुआ, उसका डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम का तरीका क्लियर नहीं हुआ, तो वो मुझे इस वक्त कमेंट कर सकता है कि सर मुझे ये चीज समझ नहीं आई है। ऑल्दो इट्स अ वेरी वेरी सिंपल थिंग, ये खुद ब खुद आसानी से समझ आ सकती है। तो बावजूद इसके मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट को ये समझ नहीं आई तो ही एंड शी कैन इंटरप्ट मी राइट नाउ। जी मुस्तफीज, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं, पहले आप मेरा सवाल पूरा हो लेने दें। सो खामोशी का मतलब मैं रजामंदी समझता हूं कि आप सबको समझ आ गई है। तो अब आप लोगों को अगर ये समझ आ गई है, नहीं आई तो आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। इट्स क्वाइट अ सिंपल एल्गोरिथम। नाउ इट इज योर फर्स्ट असाइनमेंट। वॉट एवर इज, मैं फर्स्ट तो कह रहा हूं लेकिन वॉट एवर असाइनमेंट नंबर इट इज, आपने करना यह है कि रेंज का ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम बनाना है, उसका एनालिसिस करना है, रनिंग टाइम एनालिसिस। आपने रेंज का डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम बनाना है, आपने उसका रनिंग टाइम एनालिसिस करना है।
आपने रेंज को प्रोग्राम करना है किसी भी वेल नोन लैंग्वेज में, C++ हो जाए, जावा हो जाए, पाइथन हो जाए, आपने उसका डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम भी प्रोग्राम करना है और इसको आपने परसों तक सबमिट करना है। जी स्टूडेंट, अगर आपके ऊपर ऑलरेडी बहुत ज्यादा बर्डन है तो लेट मी नो, आई कैन रिलैक्स सम टाइम। लेकिन अगर आप पे बर्डन नहीं है तो इसको परसों तक आप सबमिट कर दें। सर मेरी ऑलरेडी कुछ असाइनमेंट्स है ये की, और आप कौन बोल रहे हो? सर मैं दाऊद बात कर रहा हूँ। दाऊद, ठीक है जी दाऊद। और कोई स्टूडेंट जिसको कोई प्रॉब्लम हो? नहीं, ईशा आप मुझे बताएं आप पे बर्डन क्या है? डोंट आस्क फॉर वीकेंड। शुमाइल आप ज्वाइन टाइम पे किया करें ना, मैं कर दूंगा रिपीट, लेकिन एंड पे करूंगा, आप थोड़ा वेट कर लें। क्लास सेशन एंड हो जाएगा ना, फिर मैं रिपीट कर दूंगा। जी स्टूडेंट्स, मैं दाऊद को जो है वो तो टाइम दे रहा हूँ, बाकी किसी को नहीं दे रहा हूँ। ईशा से मैंने पूछा था प्रॉब्लम बता दें, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम नहीं बताई। जॉब का बर्डन है और कुछ लैब है। लेकिन ये मैं आप सारे स्टूडेंट्स को बता दूं कि इट्स नॉट अ मैटर ऑफ मोर देन 2 आवर्स। रेंज प्रॉब्लम को सॉल्व करना, प्रोग्राम वगैरह करना, इट्स टोटली नॉट मैटर ऑफ मोर देन 2 आवर्स। चलें जी, ठीक है। आप वीकेंड तक टाइम ले लें। मंडे से पहले आपने रेंज प्रॉब्लम का ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम, डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम और प्रोग्राम, दोनों केसेस में, और दोनों एल्गोरिथम्स का रनिंग टाइम एनालिसिस, ये चीजें आपने करके एक वर्ड डॉक्यूमेंट में सारी चीजों को 1 बाय 1 सिस्टमैटिकली पेस्ट करके आपने सबमिट करना है। बाकी सबमिशन का मेथड जो है वो मैं आपको ईमेल भी कर दूंगा, लेकिन आप अपनी असाइनमेंट्स जो है उसको बनाना शुरू कर लें। ठीक है जी। मुस्तफीज ने मुझसे एक क्वेश्चन किया था कि इसका रनिंग टाइम क्या होगा, तो वो बेसिकली मैंने आपको निकालने को बता दिया। लेकिन नाउ इट्स वेरी ऑब्वियस हियर कि सिंस मैं इसको बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरफ को लेके जा रहा हूं जैसे हमने क्या किया था, बाइनरी सर्च सॉल्व की थी। तो बाइनरी सर्च का जो रिकरेंस है और जो इसका रिकरेंस है उसमें फर्क क्या है कि इन केस ऑफ बाइनरी सर्च हम इस पॉइंट को कंपेयर करके इस तरफ और इस तरफ कोई लूप नहीं लगाते, लेकिन यहां पर हमें ये लूप लगाना पड़ेगा जो यहां से मैक्सिमम इस जगह तक और यहां से मैक्सिमम इस जगह तक जा सकता है। अदरवाइज इसका जो रिकरेंस है वो तकरीबन वैसा ही है जैसा बाइनरी सर्च का है कि Tn इज इक्वल टू 1 टाइम्स T n डिवाइडेड बाय 2 प्लस थीटा ऑफ, वहां पर 1 था, यहां पर अब आपने केयरफुली लगाना है। ठीक है। दूसरी तरफ बेस केस तो थीटा ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 होता है और इवेंचुअली उसके बाद आप हमने इसे सॉल्व करना है। तो मैं एक थोड़ा सा टिप मैंने दे दिया इस प्रॉब्लम के लिए। अब मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसे जरा खुद से एक दफा कर लें, हम कमिंग मंडे को थोड़ा सा इस पे फर्दर कमेंट कर लेंगे। तो इसके साथ ही एक छोटी सी प्रॉब्लम जो डिवाइड एंड कॉन्कर की रिलेटिवली अनसीन है वो मैंने आपको दे दी है, आप उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा भी डिवाइड एंड कॉन्कर से बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व हो सकती हैं, जिनके ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम्स जो हैं वो रिलेटिवली ज्यादा टाइम लेते हैं। मैंने ये एक सर्च की थी, उस सर्च में कुछ नाम यहाँ पर हैं मौजूद जो बड़े वेल नोन एल्गोरिथम्स हैं जिनको हम रियल लाइफ में डिवाइड एंड कॉन्कर से सॉल्व कर सकते हैं। देयर इज अ बाइनरी सर्च एल्गोरिथम, हम पढ़ चुके। देयर इज अ मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम, हम पढ़ चुके। देयर इज अ कैरेट-सूबा एल्गोरिथम फॉर फास्ट मल्टीप्लिकेशंस, ये हमने क्लास में पढ़ लिया है। स्ट्रेसन्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, हमने पिछले लेक्चर्स में इसको कवर कर लिया है। क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में हम इसे कवर कर लेंगे। इट इज लाइक अ डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम। फाइंड क्लोजेस्ट पेयर ऑफ पॉइंट्स, ये एक प्रॉब्लम है कि हमारे पास एक 2 डायमेंशंस में या 3 डायमेंशंस में
बहुत सारे पॉइंट्स गिवन हैं, हम उनमें से फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि क्लोजेस्ट पेयर ऑफ पॉइंट्स कौन सा है। तो फाइंडिंग ऑफ क्लोजेस्ट पेयर ऑफ पॉइंट्स ये एक प्रॉब्लम है जो डिवाइड एंड कॉन्कर से एफिशिएंटली सॉल्व हो जाती है एज कंपेयर टू इट्स ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम। फाइंडिंग अ कॉन्वेक्स हल ये एक प्रॉब्लम है जो डिवाइड एंड कॉन्कर से एफिशिएंटली सॉल्व हो जाती है एज कंपेयर टू इट्स ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम। एंड देयर आर सम अदर प्रॉब्लम्स जो हम फिगर आउट कर सकते हैं कि वो डिवाइड एंड कॉन्कर से सॉल्व हो जाती हैं। ये इन्वर्जन प्रॉब्लम और उसके नीचे ये बेसिकली जो भी मैंने आपसे डिस्कस किया रेंज प्रॉब्लम वो यहाँ गिवन है। तो इन्वर्जन प्रॉब्लम भी बहुत आसान सी है, ठीक है। आप इस तरह से गूगल करके फर्दर ऐसी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो सॉल्व हो सकती हैं विद द हेल्प ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम्स मोर एफिशिएंटली देन इट्स ब्रूट फोर्स काउंटरपार्ट। तो अभी जहां तक मैं इन 3 प्रॉब्लम्स को जिनको मैंने स्पेसिफिकली हाईलाइट किया है उनके मतलब मैं थोड़ा सा कमेंट करके आगे बढ़ता हूँ। देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग क्लोजेस्ट पेयर्स, ठीक है। तो फर्स्ट कर लें कि ये आपके पास कार्टेशियन प्लेन है और इसके ऊपर ये पॉइंट्स मौजूद हैं, डिफरेंट पॉइंट्स हैं, हर एक के अपने अपने एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं। और इमेजिन करें यू हैव n डिफरेंट पॉइंट्स वेयर n कैन बी अ वेरी लार्ज वैल्यू। हम इनमें से फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि क्लोजेस्ट पेयर कौन सा है। क्या ये वाला पेयर क्लोजेस्ट है या ये वाला पेयर क्लोजेस्ट है या कोई और पेयर क्लोजेस्ट है, हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। क्योंकि यहाँ n पॉइंट्स हैं तो एक पॉइंट के n-1 डिफरेंट पेयर्स बन सकते हैं विद अदर पॉइंट। तो अगर एक पॉइंट के n-1 पेयर्स बनेंगे तो n पॉइंट्स के n टाइम्स n-1 पेयर्स बनेंगे। तो ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम यही है कि हर 2 पॉइंट्स के दरमियान, हर 2 पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन के दरमियान आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर लें। डिस्टेंस फाइंड आउट करने का फार्मूला तो वही है जो हम यूज करते आ रहे हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट। इससे 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस हमें मिल जाएगा। लेकिन ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम क्या कहता है कि हमें थीटा ऑफ n स्क्वायर चाहिए होंगे, क्या डिफरेंट पेयर्स को हमें ट्राई करना होगा और उसमें से हमें ये आंसर मिलेगा। मैं इसके डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम की तरफ डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। आई सजेस्ट यू टू सर्च एंड रीड इट, ठीक है। इसी तरह एक दूसरा पॉइंट था, कॉन्वेक्स हल का प्रॉब्लम था कि कॉन्वेक्स हल एक प्रॉब्लम होती है, उसमें भी हमें काफी सारे पॉइंट्स जो हैं वो गिवन होते हैं, ठीक है। और हम वो तमाम पॉइंट्स आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं जिनको अगर हम स्ट्रेट लाइंस से ज्वाइन करें तो कोई भी जो पॉइंट है वो कवर होने से रह ना जाए, ठीक है। मसलन अगर और उसमें कोई एंगल जो है वो एक कर्व अंदर की तरफ ना बन रहा हो, बल्कि एक रबर बैंड अगर इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर हम चढ़ा दें तो वो रबर बैंड जिन जिन पॉइंट्स को टच करेगा वो तमाम पॉइंट्स कॉन्वेक्स हल का हिस्सा होंगे। अभी अगर मैं स्ट्रेट लाइन के साथ इनको मिलाना लगूं तो ये यहाँ मिल सकता है, ये यहाँ मिल सकता है, ये यहाँ मिल जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा और ये कॉन्वेक्स हल बन जाएगा। बट एक्सीडेंटली वी कैन से दैट कि जी ये हम यहाँ से यहाँ होके जा सकते हैं, विच इज रॉन्ग, या यहाँ से यहाँ ज्वाइन करें, दिस इज रॉन्ग, ये कॉन्वेक्स हल नहीं बनेगा। कॉन्वेक्स हल ये है कि वो पॉइंट्स आइडेंटिफाई करें कि जिनके ऊपर अगर हम एक रबर बैंड चढ़ा दें तो वो इसको टाइटली कवर कर लें, ठीक है। तो इससे हमें एक मिनिमम सेट ऑफ पॉइंट्स मिलेगा जिसको क्या कहा जाता है, कॉन्वेक्स हल कहा जाता है। तो कॉन्वेक्स हल बेसिकली अगर बहुत सारी जगहों को हमने कवर करना हो, कोई बाउंड्री वाल बनानी हो, तो उसमें ये चीज इंपॉर्टेंट होती है कि ठीक है कि हमें मेजरमेंट्स का अंदाजा हो जाता है। सो ये दूसरी प्रॉब्लम है जो रिलेटिवली कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर हम इसको एफिशिएंटली सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको प्रॉब्लम की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग दी है। तीसरी प्रॉब्लम जो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हर सूरत में करें वो है इन्वर्जन प्रॉब्लम, ठीक है। इन्वर्जन प्रॉब्लम ये है कि आपके पास एक एरे है और उस एरे में डिफरेंट वैल्यूज हैं। फॉर
I less than j, where I is some index and j is some other index. ठीक है, if a of I is greater than a of j, then this is an inversion. ठीक है, हमारे पास एरे में डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं, 2, 7, 5, 9, 1, 8 एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं इस टिपिकल मिसाल में लूं, तो अगर आई की वैल्यू यहां पर है और जे की वैल्यू यहां पर है, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स है। इसका मतलब ये है कि ये जो पेयर है ये इन्वर्जन नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि अगर आई जो है वो यहां पर मौजूद है, आई यहां पर मौजूद है और जे यहां पे मौजूद है, तो इन दैट केस दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू, तो इसका मतलब ये है कि ये एक इन्वर्जन है। ठीक है, इफ आई इज लेस देन जे बट a of I is greater than a of j, then I comma j is an inversion. ठीक है, ये भी बड़ी मशहूर प्रॉब्लम है, आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि हमने एरे में फाइंड करना होता है कि टोटल इन्वर्जन्स कितनी है। ये ध्यान में रखें कि अगर एक एरे सॉर्टेड होगी तो उसमें कोई इन्वर्जन नहीं होगी। समझ रहे हो ना? क्योंकि सॉर्टेड में फॉर एवरी आई लेस देन जे, a of I can never be greater than a of j. तो एक ऐसी एरे में जो ऑलरेडी सॉर्टेड हो असेंडिंग ऑर्डर में, उसमें इन्वर्जन्स का काउंट 0 होता है। ये मैं सिर्फ आपको एक मिसाल दे रहा हूं। और एक ऐसी एरे जो रिवर्स ऑर्डर में सॉर्टेड होती है, उसमें इन्वर्जन्स का काउंट मैक्सिमम होता है, बिकॉज एवरी पेयर इज काउंटेड एज एन इन्वर्जन। लेकिन एक एरे जो ना सॉर्टेड नहीं है किसी भी तरह से, उसमें रैंडम वैल्यूज मौजूद हैं, तो उसमें इन्वर्जन्स का काउंट फाइंड करना जो है वो एक प्रॉब्लम है। उससे हमें ये आइडिया होता है कि इस एरे को सॉर्ट करने में हमें कितनी एफर्ट करनी पड़ेगी। जितनी इन्वर्जन्स कम होंगी उतनी एफर्ट कम लगेगी सॉर्ट करने में, जितनी इन्वर्जन ज्यादा होंगी उतनी एफर्ट ज्यादा लगेगी। अगेन, क्योंकि हमें हर पेयर आई जे को कंपेयर करना है। ठीक है, आई की वैल्यू 1 रखेंगे, वो 2, 3, 4 n के साथ कंपेयर होगा। फिर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, वो 3, 4, 5, 6 ऑनवर्ड कंपेयर होगा। तो इसका जो ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम है वो अगेन थीटा ऑफ n स्क्वायर की तरफ चला जाता है। तो इन्वर्जन काउंट करने का डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम यही है कि हम एरे को मिडल में डिवाइड करें, लेफ्ट साइड पे इंडिपेंडेंट इन्वर्जन्स काउंट कर लें, राइट साइड पे इंडिपेंडेंट इन्वर्जन्स काउंट कर लें, और उसके बाद उनको आपस में इकट्ठा कर लें। तो आई सजेस्ट यू कि आप इस प्रॉब्लम को भी अपने तौर पर जरूर देखें। हम कोर्स में टिपिकली 2, 4, 5 प्रॉब्लम्स देखते होते हैं कि डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम है क्या, उसको अप्लाई कैसे करना है, उसका रनिंग टाइम एनालिसिस कैसे करना है, और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम स्टूडेंट्स के लिए छोड़ देते होते हैं। तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप स्टूडेंट्स जो हो वो टाइम निकालो, देखो, प्रॉब्लम्स को समझो। नाम किसी हद तक मैंने आज आपको इसमें बता दिए कुछ प्रॉब्लम्स के। ठीक है, तो इन प्रॉब्लम्स को डिवाइड एंड कॉन्कर की मदद से हम एफिशिएंटली सॉल्व कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आपको मिल सकते हैं जिनको आप एफिशिएंटली सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर। तो एक दफ़ा कम से कम प्रॉब्लम्स को देख के, अंडरस्टैंड करके, थोड़ा बहुत जो है वो फिगर आउट कर लें। ठीक है, तो स्टूडेंट मैं इसके साथ ही डिवाइड एंड कॉन्कर का जो पार्ट है उसको कंक्लूड कर रहा हूँ। इस बुक में ये जो पहला पार्ट था फाउंडेशन का, उस फाउंडेशन में चैप्टर 1 और 2 के बाद 3 तो मैथमेटिकल था टोटल, कि हमने थीटा नोटेशंस वगैरह ली थी। सो ये वो पहला चैप्टर था जिसके अंदर हमने एल्गोरिथम डिज़ाइन और एनालिसिस के ऊपर थोड़ा सा वर्क किया है। इसके बाद प्रोबेबिलिस्टिक एनालिसिस एंड रैंडमाइज्ड एल्गोरिथम्स का एक टॉपिक चैप्टर है। ये आम तौर पर हम बैचलर्स में स्किप कर देते हैं। अगर कोई स्टूडेंट हमारे पास एमफिल में आता है तो हम ये चैप्टर उस स्टेज के ऊपर उसे पढ़ाते हैं। और ये जो
प्रोबेबिलिस्टिक एनालिसिस है और रैंडमाइज्ड एल्गोरिदम है, ये आगे जो हमारी बुक है उसमें कुछ किसी हद तक इस्तेमाल हो रहे हैं, इसलिए ये फाउंडेशन के पार्ट के अंदर बुक में मौजूद है। लेकिन थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, तो हम कोशिश करते हैं कि इसको एमएस में ले जाएं इंस्टेड कि हम इसे बैचलर्स में कवर करें। तो मैं भी उसी प्रैक्टिस को लेते हुए चैप्टर 5 को स्किप कर रहा हूँ। इससे जो अगला पार्ट है वो सॉर्टिंग और ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है। यहाँ एक चीज बड़ी क्लियर हमें होनी चाहिए कि सॉर्टिंग के 2 एल्गोरिदम्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वन इज लीनियर इंसर्शन सॉर्ट एंड अदर इज मर्ज सॉर्ट, और वो हमने अच्छी खासी डेप्थ में पढ़े हैं, ठीक है। उसके बाद फर्दर जो है सॉर्टिंग जो है ये एक ऐसी क्लासिकल प्रॉब्लम है कि जिसको बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ वे में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, एल्गोरिदम्स बनाए गए हैं, एनालिसिस किया गया है, और उनमें से जो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं उनको इस बुक में सामने लाया गया है। तो 2 एल्गोरिदम्स वहाँ कवर हो गए थे, बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट के जो एल्गोरिदम्स हैं वो काफ़ी सिंपल एल्गोरिदम्स हैं। स्टूडेंट आप में से किसी एक का माइक ऑन है, काइंडली वो बंद कर ले। चलें, ग्रेट, थैंक यू। तो मैं ये कह रहा था कि कुछ जो है हमारे पास सॉर्टिंग के जो बहुत ही सिंपल से क्लासिकल से मेथड्स हैं, इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट। ये चैप्टर 2 में ही एक्सरसाइजेस के अंदर मौजूद होंगे। मर्ज सॉर्ट इज अ डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम, क्विक सॉर्ट इज अ डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम, वो यहाँ पर हम कवर करेंगे। हीप सॉर्ट ये टिपिकल डेटा स्ट्रक्चर हीप को यूज करते हुए सॉर्टिंग करता है, इसको हम देखेंगे कि हीप को यूज करते हुए हम सॉर्टिंग कैसे कर सकते हैं और उसके क्या बेनिफिट्स हैं। और उसके बाद सॉर्टिंग क्या बिग थीटा ऑफ एन में हो सकती है या एन लॉग एन और एन स्क्वायर में ही हो सकती है, उसको हमने यहाँ पे थोड़ा सा देखना है। और अल्टीमेटली मीडियंस यानी कि जो दरमियान की वैल्यू होती है इन अ डेटा, या फिर ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के 5वीं वैल्यू कौन सी है, 15वीं कौन सी है, kth वैल्यू कौन सी है, वो हम किसी डेटा से फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो वो बेसिकली इस पार्ट के अंदर मौजूद है। तो ये पार्ट ऑलमोस्ट हमने पूरा ही कवर करना है। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें सबसे पहले तो वही पुरानी चैप्टर 2 की डेफिनेशन है सॉर्टिंग प्रॉब्लम की, कि सॉर्टिंग प्रॉब्लम में इनपुट एक सीक्वेंस ऑफ नंबर होता है और आउटपुट जो है उसकी वो परम्यूटेशन होती है जिसमें पहली वैल्यू दूसरी से छोटी या बराबर और तीसरी वैल्यू से छोटी या बराबर दूसरी होती है अप टू एंड। तो इन दैट केस ये सॉर्टिंग की प्रॉब्लम है। अब इसको हमने जब इस्तेमाल करना है तो वहां पर तो हमने एक सिंपल एरे ऑफ नंबर्स के ऊपर इसे इम्प्लीमेंट किया था, लेकिन आगे जब हम चल के देखें तो हम बेसिकली हमने डेटा को सॉर्ट करना होता है। डेटा जो है उसमें रिकॉर्ड्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो अगर हम स्टूडेंट्स का ही एक डेटाबेस ले लें तो स्टूडेंट्स के डेटाबेस में हम ये चाह रहे होते हैं कि यार वो स्टूडेंट हमें पता लग जाए जो हमारा सबसे लाइक स्टूडेंट है, उससे कम लाइक कौन है, उससे कम लाइक कौन है और फेलियर्स कौन है। तो इन दैट केस हमें स्टूडेंट्स को पूरे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स को उनके सीजीपीए के ऊपर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना होगा। तो सॉर्ट करने के लिए तो हम सिर्फ सीजीपीए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पूरा रिकॉर्ड जो है वो ऊपर नीचे मूव कर रहा होगा। इसी तरह समटाइम्स हमें डेटा जो है वो स्टूडेंट्स का ही डेटा जो है वो रोल नंबर्स के ऊपर सॉर्ट करना होता है। तो रोल नंबर्स पे जब हम स्टूडेंट्स को सॉर्ट करेंगे तो नेचुरली नाम, सीजीपीए वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स के साथ साथ ऊपर नीचे एडजस्ट हो रहे होंगे, लेकिन जो सॉर्टिंग हो रही होगी वो एक टिपिकल मेंबर वेरिएबल पे, या हम उसको यहाँ पर कहते हैं की पे हो रही होती है, ठीक है। तो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम की जो है उसको यूज कर लेते हैं, और जो डेटा मौजूद होता है रिकॉर्ड्स के अंदर, बाकी का जो डेटा होता है उसको टिपिकली सैटेलाइट डेटा कह दिया जाता है। ये यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ डेटा के अंदर ये चीज वाजे की गई है कि इन प्रैक्टिस द numbers to be sorted are really
रेयरली आइसोलेटेड वैल्यूज। तो हम ऐसा जनरली नहीं कर सकते कि हमेशा नंबर्स को ही सॉर्ट करें, हमें पूरे पूरे रिकॉर्ड्स को सॉर्ट करना है। तो बेसिकली दो कॉन्सेप्ट उसने बताए हैं। रिकॉर्ड, उसमें की होती है जिसकी बेस पे सॉर्ट किया जाता है पूरे रिकॉर्ड को, और रिमाइंडर जो है वो सैटेलाइट डेटा होता है जो यूजुअली की के साथ ही ऊपर नीचे मूव कर रहा होता है। ठीक है, इसके बाद आगे हम बढ़ें तो सॉर्टिंग जरूरी क्यों है। मेरा ख्याल है कि ये 4 पॉइंट्स आप पढ़ लें, आपको क्लियर हो जाएगा कि जब डेटा अरेंज होगा, सॉर्टेड होगा, तो तभी हमारे लिए डिसीजंस करना आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी आप देखें कि अगर आप स्टूडेंट्स में से जब 15-20 हज़ार स्टूडेंट्स जो हैं, सॉरी एप्लीकेंट्स जो हैं वो अप्लाई करते हैं फॉर BS प्रोग्राम्स एट PUCIT, तो उनमें से जिन 600 को हमने एडमिशन देना होता है, अगर हम उनके डेटा को सॉर्ट ना करें ओवर द मेरिट, तो हमारे लिए ये खासा मुश्किल हो जाएगा कि हम हर एक को जस्टिफाई कर सकें कि जी तुम्हारा एडमिशन हुआ है, नहीं हुआ है, एटसेट्रा। तो सॉर्ट करके एक तो हम फिगर आउट कर लेते हैं कि हमने किनको एडमिशन देना है, और दूसरा ये है कि अगर कोई आए हमारे पास तो हम उसे बता सकते हैं कि तुम्हारा मेरिट स्कोर ये है और उसका मेरिट स्कोर वो है जिसको हमने एडमिशन दिया है। तो सॉर्टिंग जो है वो बहरहाल रियल लाइफ के अंदर बहुत फंडामेंटल है और उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद इस चैप्टर में ये जो थोड़ी सी चीज़ डिस्कस हुई है आगे इस टॉपिक में, वो है सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स। तो चैप्टर 2 में जो इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम था उसका वर्स्ट केस ये था, बेस्ट केस भी उसका था, उसके अंदर लूप्स थे, हमने ये देखा। फिर हमने ये देखा कि वो सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो इंसर्शन सॉर्ट है वो एरे को इन प्लेस सॉर्ट करता है, उसको कोई नई एरे नहीं चाहिए होती जिसमें वो वैल्यूज कॉपी करके और सॉर्ट करके वापस ओरिजिनल एरे में रख रहा हो। तो सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो हैं ऐसे एल्गोरिथम जो एक्चुअल एरे को अरेंज कर देते हैं उनको इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स कहा जाता है। इसके मुकाबले में कुछ सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स ऐसे होते हैं जिनको एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए होती है, जैसा कि मर्ज सॉर्ट है। तो मर्ज सॉर्ट अगर आप चैप्टर 2 में जाके रिकॉल करें, ऑल्दो कि मैंने आपसे ये भी बोला होगा कि चैप्टर 2 तो आपकी टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपकी अभी तक आपने उसे नहीं देखा तो मैं आपको रिक्वेस्ट यही करूंगा कि उसे चैप्टर 1 और 2 को आपने रिलीजियसली पढ़ना है, एक एक वर्ड पढ़ना है। इवन आई कैन आस्क यू इन द पेपर कि पेज नंबर 10 की लाइन नंबर 5 के ऊपर तीसरा वर्ड कौन सा है। इस तरीके से आपने पहले 2 चैप्टर्स पढ़ने, ये मैंने आपसे रिक्वेस्ट की हुई है। ओके, इतना जालिम मैं नहीं हूं, मैंने आपसे कहा था कि मैं एग्जैक्टली ये पूछूंगा, बट यू कैन एक्सपेक्ट मी फ्रॉम मी कि मैं आपसे ये पूछ सकता हूं। ठीक है, तो चैप्टर 1-2 मैं दोबारा कहूंगा, आप उसको अच्छी तरह से रटा लगा लें। तो उसमें जो मर्ज का जो प्रोसेस है, मर्ज के प्रोसेस में हमें एक्स्ट्रा एरेज बनाना पड़ती हैं। वो जो एक्स्ट्रा एरेज बनती हैं वो इसकी वजह से जो मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम है वो इन प्लेस नहीं रह जाता। ठीक है, इसी तरह आगे आने वाले चैप्टर्स में हीप सॉर्ट हमने देखना है कि वो जो है वो हीप को या क्यूज को इम्प्लीमेंट करके सॉर्ट करता है, और वो जो है वो एन लॉग एन सॉर्ट है। फिर हमने क्विक सॉर्ट पढ़नी है। तो है ये इस एरिया में ये जो इस पार्ट की इंट्रोडक्शन है उसके अंदर इसने डिफरेंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स के ऊपर कुछ समरी बयान की हुई है। रीड इट आउट वंस। चैप्टर 8 में जाके वो ये समझाता है कि अभी तक हमने जितने भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स देखे हैं वो सब के सब एन लॉग ऑफ एन से कम टाइम में सॉर्ट नहीं करते। देखिए स्टूडेंट्स, सॉर्टिंग जो है वो एक ऐसा प्रॉब्लम है कि जब हम एरेज में वैल्यूज को अरेंज कर रहे हैं तो हमें एक वैल्यू को दूसरी कई वैल्यूज के साथ कंपेयर करके उसकी पोजीशन फाइंड आउट करना होती है। वर्स्ट केस में वो कंपैरिजंस रेस्ट ऑफ द वैल्यूज n-1 होते हैं। तो अगर एक वैल्यू n-1 वैल्यूज के साथ कंपेयर होगी और n डिफरेंट वैल्यूज n-1 वैल्यूज के साथ कंपेयर होंगी तो वो n² एल्गोरिथम बनेगा। लेकिन ये मुमकिन है कि अगर कुछ वैल्यूज का हमें ऑलरेडी पता लग गया हुआ है, एल्गोरिथम ने आधी एरे सॉर्ट कर दी हुई है, तो हम नई वैल्यू को सिर्फ उनके साथ कंपेयर करें जहां ये रिक्वायर्ड है, तो इससे हम अपने कंपैरिजंस बचा सकते हैं। तो वही कंपैरिजंस जब हम बचाते हैं थ्रू डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम्स या हीप या कुछ और टेक्निक्स के साथ, तो हमारा एल्गोरिथम जो है वो n log n में आ जाता है। एक एक्सेप्शन मौजूद है और वो ये है कि इंसर्शन सॉर्ट जो है वो बेस्ट केस में
थीटा ऑफ n एनालिसिस देती है। अब बेस्ट केस ऑफ इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम है क्या, कि आप सॉर्टेड एरे को सॉर्ट कर रहे हैं, एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड और आप उसे सॉर्ट कर रहे हैं, तो वो थीटा ऑफ n है। ये तो मजाक है। सॉर्टेड एरे को सॉर्ट करें और कहें जी वाह 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 क्या शानदार एल्गोरिथम है, थीटा ऑफ n में सॉर्ट कर रहा है। सो अगर एरे सॉर्टेड नहीं है तो इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम इज नॉट अ थीटा ऑफ n एल्गोरिथम, ये उसका बेस्ट केस है। बेस्ट केस से हटेंगे तो वो थीटा ऑफ n नहीं रहेगा। तो बेसिकली अभी तक बेस्ट केस और वर्स्ट केस को लेके जो हमारे सॉर्टिंग के कंपैरिजंस आ रहे हैं वो थीटा ऑफ n से लेके थीटा ऑफ n स्क्वायर है। लेकिन अगर एरे सॉर्टेड नहीं है तो वो कभी भी थीटा ऑफ n में सॉर्ट नहीं होगी, ये हमारी इंट्यूशन कहती है। तो चैप्टर 8 के अंदर हम ये बाकायदा प्रूव करेंगे कि ऐसी सॉर्टिंग जिसमें हम कंपैरिजंस करके वैल्यूज को अरेंज कर रहे हैं वो मैथमेटिकली प्रूव हम कर लेंगे को n log n से बेहतर नहीं हो सकती। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो हम ऐसी सॉर्टिंग टेक्निक्स बनाएंगे जिनमें हमने कंपेयर नहीं करना है वैल्यूज को, a of i इज लेस देन a of j, तो ये यहाँ ठीक है, एंड इफ a of i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन a of j तो फिर इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। तो हम कंपैरिजन नहीं करेंगे, हम कुछ और मेथड से उनको सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, उससे हमें ये जो n log n का बैरियर है वो ब्रेक हो जाएगा और हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद इसमें यहाँ पर एक छोटी सी समरी उसने बयान की है और वो वही है जो अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूँ कि जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम इस बुक में गिवन है उनके वर्स्ट केस और एवरेज केस और एक्सपेक्टेड केस रनिंग टाइम जो है वो यहाँ गिवन है। तो ये आपके लिए इन अ सेंस इसको रटा शटा लगा लें, MCQs क्वेश्चंस इसके बड़े अच्छे बन जाते हैं, ठीक है, तो ये आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। इसके बाद ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का मैंने जैसा कि आपको बोला था वो ये है कि ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मीन कि आपने ये बताना है कि इस डेटा में से पांचवी वैल्यू कौन सी है, प्रोवाइडेड के डेटा सॉर्टेड नहीं है। अगर आपका डेटा ऑलरेडी सॉर्टेड है और आप उसे कहते हैं केथ वैल्यू कौन सी है, तो सीधे सीधा केथ इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वही केथ वैल्यू है। लेकिन अगर आपका डेटा सॉर्टेड नहीं है और आपसे पूछा जाए कि इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो यू हैव टू सर्च। इनमें से पांचवी बड़ी वैल्यू कौन सी है, यू हैव टू सर्च। इनमें से केथ स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, यू हैव टू सर्च। और सर्च लेती है थीटा ऑफ n टाइम, ठीक है। हमें एक वैल्यू सर्च करनी हो, हम एरे को सॉर्ट कर लेते हैं, तो सॉर्ट करने पे वो हमारे पास सर्च थीटा ऑफ log of n हो जाती है, बाइनरी सर्च की बात कर रहा हूँ। और अगर ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स निकालनी हो और हम एरे को सॉर्ट कर लें तो वो तो कांस्टेंट टाइम में सर्च हो जाएगी। पांचवी वैल्यू चाहिए फिफ्थ स्मॉलेस्ट, ये लें। फिफ्थ लार्जेस्ट चाहिए n-5 पे जो वैल्यू पड़ी हुई है दैट इज फिफ्थ लार्जेस्ट, वो तो कांस्टेंट टाइम में हो जाएगा। तो क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि हम अनसॉर्टेड एरे में लीनियर सर्च किए बगैर ये फाइंड आउट कर सकें कि kth स्मॉलेस्ट वैल्यू कहाँ है? तो वो बहरहाल ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। मीडियन है, मिडल वैल्यू कौन सी है अनसॉर्टेड एरे में, वो फाइंड आउट करना, उसके कोई एफिशिएंट एल्गोरिथम्स लिखना। तो डिवाइड एंड कॉन्कर की मदद से ये एल्गोरिथम्स बेहतर हो सकते हैं, तो ये इसमें मौजूद है। तो स्टूडेंट्स ये तो था इंट्रोडक्शन ऑफ दिस सेकंड पार्ट ऑफ द बुक। इसके बाद आगे चलें तो हीप सॉर्ट का जिक्र है। ये सॉर्टिंग टेक्निक है, हीप की मदद से हम एरे को सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। आपने हो सकता है ये ऑलरेडी पढ़ा हो। तो यहाँ पे सबसे पहले बाइनरी हीप का जिक्र है। बाइनरी हीप एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जो देखने में तो एरे ट्री लगता है, लेकिन वो ट्री जो है वो एक टिपिकल स्टाइल के अंदर मौजूद होता है कि अगर हम कहें कि ये मैक्स हीप है तो हर नोड जो है वो अपने दोनों चिल्ड्रन से बड़ा या इक्वल होगा। अगर तो सारी कीज यूनिक होंगी, सारी वैल्यूज यूनिक होंगी, तो फिर तो नेचुरली ग्रेटर ही होगा। लेकिन अगर कीज
जो हैं वो रिपीट होना शुरू हो जाएं, डेटा वैल्यूज रिपीट हो जाएं, तो फिर लेस देन इक्वल टू यूज हो जाएगा। तो बाइनरी हीप मीन ये एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसको हम ट्री की तरह देख सकते हैं। ये एक नियरली कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है जिसमें जो वैल्यूज हैं, इफ इट इज अ मैक्स हीप तो पेरेंट अपने दोनों चिल्ड्रन से हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, एंड इफ इट इज अ मिन हीप तो देन पेरेंट हमेशा अपने दोनों चिल्ड्रन से स्मॉलर होगा। दूसरा हीप का जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि हीप जो है वो हमेशा एक कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है। बाय कंप्लीट बाइनरी ट्री वी मीन कि ये सवाए लास्ट लेवल के जो लेफ्ट साइड से फील्ड होता है, सारे अबव लेवल्स कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। इसको हम कहते हैं कि इट इज नियरली कंप्लीट या लेफ्ट कंप्लीट ट्री। तो बाइनरी हीप की ये दो ही प्रॉपर्टीज हैं। इन दोनों प्रॉपर्टीज की वजह से ये जो हीप बनता है, जैसे कि इसके यहाँ पर एग्जांपल मौजूद है, ठीक है, कि ये जो इसका पहले रूट है ये अपने दोनों चिल्ड्रन से बड़ा है, बस ये जो नोड है ये अपने दोनों चिल्ड्रन से बड़ा है, ये वाला नोड जो है ये अपने दोनों चिल्ड्रन से बड़ा है। लेफ्ट राइट के ऊपर कोई ऐसी शर्त नहीं है। ये जो 8 है ये 2 और 4 अपने नोड से बड़ा है, ये 14 जो है ये 8 और 7 से बड़ा है। तो कोई भी नोड जो होगा वो अपने दोनों चिल्ड्रन से बड़ा होगा अगर हम एक मैक्स हीप बना रहे हैं। अगर मिन हीप बना रहे हैं तो पेरेंट जो है वो चिल्ड्रन से छोटा हो जाएगा, बस अपने दोनों चिल्ड्रन तक वो ठीक है। और हर नोड के ऊपर ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी कि अगर उस नोड के चाइल्ड नोड्स मौजूद हैं तो मैक्स हीप के केस में पेरेंट अपने चिल्ड्रन से बड़ा होगा, मिन हीप के केस में पेरेंट अपने चिल्ड्रन से छोटा होगा। ये तो एक प्रॉपर्टी हो गई जो कि इसके डेटा की अरेंजमेंट है। दूसरी प्रॉपर्टी है हीप की कि उसका स्ट्रक्चर ये है कि लास्ट लेवल, जो भी ट्री का लास्ट लेवल है, उससे ऊपर वाले लेवल्स सारे के सारे कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। एक रूट के दोनों चाइल्ड होंगे, उन दोनों के अपने दो दो चाइल्ड होंगे, उनके अपने दो दो सारों के चाइल्ड होंगे, उनके अपने सारों के दो दो चाइल्ड होंगे, बट द लास्ट लेवल कैन हैव ओनली रिक्वायर्ड नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड दे आर फ्रॉम द लेफ्ट साइड। अब ये जो प्रॉपर्टी हीप की है कि वो लेफ्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है, इसकी मदद से हम हीप को एरेज में स्टोर कर सकते हैं। एरेज में इस तरह कि ये जो रूट है उसको एरे के इंडेक्स 1 पे रख दिया, इसका लेफ्ट चाइल्ड नेक्स्ट प्लेस कर दिया, उसका राइट चाइल्ड उसके नेक्स्ट प्लेस कर दिया, और अगले लेवल के ऊपर जिस तरतीब से ये वैल्यूज आ रही हैं उस तरतीब से यहाँ प्लेस कर दी, और एंड सो ऑन। तो बेसिकली ये चूंकि लेफ्ट साइड से कंप्लीट हो रहा है तो हम एरे को भी लेफ्ट साइड से कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये इस प्रॉपर्टी में अब फर्क ये है कि जो एरे है वो तो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन हीप जो है वो एक ट्री स्ट्रक्चर होता है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हमेशा इंडेक्स के ऊपर एक वैल्यू होती है या नेक्स्ट प्रीवियस वैल्यूज होती हैं, कि अगर मैं इस टिपिकल एरे में लूं तो इस एरे में ये जो 5th इंडेक्स के ऊपर वैल्यू 7 मौजूद है, ठीक है, उसके प्रीवियस में 8 है और नेक्स्ट में 9 मौजूद है। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ आ जाऊं एरे में तो ठीक है, 5th इंडेक्स के ऊपर जो 7 मौजूद है उसका एक मैं ट्री पे बात कर रहा हूँ, हीप पे बात कर रहा हूँ, तो ये जो 7 है उस 7 का एक चाइल्ड नोड है, दूसरा चाइल्ड नोड उसका नहीं है, और 7 का पेरेंट जो है वो 14 है। तो इन केस ऑफ ट्री हमारे पास पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है, इन केस ऑफ एरे हमारे पास पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप नहीं होता। अब समहाउ हीप जो है उसको अगर हम एरे में स्टोर करते हैं, दूसरा तरीका तो हमारे पास स्टूडेंट है ही कि हम जिस तरह एक ट्री बनाते हैं उसी तरह हीप को भी नोड्स की मदद से लिंक करके एक बिल्ड कर लें। लेकिन हीप का जो स्ट्रक्चर है कि ये लेफ्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है, उसकी वजह से इसको एरे में भी स्टोर किया जा सकता है। और अगर हमारी एरे जो है वो 1 बेस्ड है, उसके फर्स्ट
एलिमेंट का इंडेक्स 1 है, तो हीप में जो वैल्यूज पड़ी हुई हैं उनको हम डायरेक्टली अगर एरे में स्टोर कर दें एट इट्स कॉन्टिन्यूअस इंडिसेस, तो ये जो नीचे इस वक्त आपको फार्मूले नजर आ रहे हैं, इन फार्मूलाज की मदद से हम बड़ी आसानी से किसी भी वैल्यू का लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड और पेरेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी देखें कि एक वैल्यू है 9, ठीक है। लेट मी टेक अ स्नैपशॉट और थोड़ा सा इसको वहां जाके समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, सो आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर मैं इस 9 की बात करूं तो इस 9 का पेरेंट कौन है? ये वाला 10। 9 जो है वो एरे में 6 इंडेक्स पे मौजूद है। 9 को अगर मैं 2 पे डिवाइड करके इसका फ्लोर ले लूं तो ये मेरे पास आंसर आएगा, सॉरी 9 जो है वो 6 इंडेक्स पे मौजूद है। तो अगर मैं इस 6 इंडेक्स को 2 पे डिवाइड करूं तो मेरे पास आंसर आएगा 3। तो बेसिकली ये जो 9 है जो एरे में 6 लोकेशन पे मौजूद है, उसका पेरेंट कहां पर है? 6 डिवाइडेड बाय 2 फ्लोर के ऊपर, विच इज 3, एंड हियर इट इज 10। इसी तरह अगर मुझे किसी एरे का लेफ्ट फाइंड आउट करना है कि उसका लेफ्ट चाइल्ड का है, एरे का नहीं, नोड का, ये 14 है या ये 16 है या ये 8 है या ये 10 है, कोई सा भी आप यहाँ पे वैल्यू ले लें, तो अगर मुझे उसका लेफ्ट चाइल्ड फाइंड आउट करना है तो ये 14 अगर इसका अपना इंडेक्स 2 है तो इसका लेफ्ट चाइल्ड 2 टाइम्स 2 पे होगा, इसका लेफ्ट चाइल्ड 2 टाइम्स 3 पे होगा, इसका लेफ्ट चाइल्ड 2 टाइम्स 5 पे होगा, एंड सो ऑन। तो बेसिकली लेफ्ट ऑफ द चाइल्ड, लेफ्ट चाइल्ड ऑफ द ith नोड इज एट 2i इंडेक्स इन द एरे। तो ये जो एक मैपिंग है ये हमारे पास बड़ी आसानी से बन जाती है। अगर हमारी एरे जीरो बेस्ड भी हो, जैसा कि अक्सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये होता है, फिर भी हम क्या कर सकते हैं, इस तरह के कोई फार्मूले अडॉप्ट कर सकते हैं। उसमें हो सकता है ये i-1 होल डिवाइडेड बाय 2 आ जाए, ये 2i-1 हो जाए, ये 2i इंडिपेंडेंट हो जाए, या ये 2i+1 और ये 2i+2 हो जाए। तो इन फार्मूलों के अंदर थोड़ी सी वेरिएशन जो है वो तब भी हो जाएगी। ये हमारी नेचुरल मैपिंग जो है वो बहरहाल वर्क करेगी। ठीक है, इन केस इन दिस बुक हीप जो है उसको हम एक एरे में कंसीडर करेंगे। रूट हमेशा फर्स्ट इंडेक्स पे होगा, और किसी भी नोड का अगर मुझे लेफ्ट चाइल्ड देखना है तो वो उस नोड के इंडेक्स को 2 से मल्टीप्लाई करने से हासिल हो जाएगा। राइट चाइल्ड देखना है तो 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करने से मिल जाएगा। किसी भी नोड का पेरेंट देखना है तो उस नोड के इंडेक्स को 2 पे डिवाइड करने से मुझे मिल जाएगा, और उसका फ्लोर लेने से। यहाँ थोड़े से बाउंड्री चेक्स हमें साथ रखने हैं कि अगर i डिवाइडेड बाय 2 लेस देन 1 हो जाए, दैट सिंपली मीन कि अब हम रूट से ऊपर की बात कर रहे हैं, जो पॉसिबल नहीं है। इसी तरह अगर 2i या 2i+1 हीप साइज से बड़े हो जाएं, बिकॉज इस हीप का साइज है 10, इसमें 10 वैल्यूज हैं, अगर ये हीप साइज से बड़े हो जाएं तो दैट सिंपली मीन के हम हीप लिमिट्स को क्रॉस कर गए हैं। आंसर तो मिल जाएगा ना। अगर मैं i को 10 रखूं और 2i+1 क्या होगा 21, तो 21 इंडेक्स एरे में तो कहीं ना कहीं मौजूद होगा, लेकिन हीप में अगर 10 वैल्यूज हैं तो इसका मतलब है कि इसका राइट चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरह ये 5 है, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई के 1 ऐड करूं तो ये 11 आएगा। 11 जो है वो हीप साइज से बड़ा है, इसका मतलब है कि इस 5 का राइट चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मैं इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 8 आएगा, वो हीप साइज के अंदर अंदर है, तो इसका मतलब है कि 4 का यानी 8 का जो राइट चाइल्ड है वो कहाँ मौजूद है, इस जगह पर 2 टाइम्स 4 एट 8th लोकेशन। तो मेरा ख्याल यहाँ तक आपको ये चीज थोड़ी सी क्लियर हो गई है कि हीप होता क्या है। ठीक है, तो मैक्स हीप मिन हीप की बात हो गई थी, वो मैंने ऑलरेडी कर ली थी। इसके बाद यहाँ पर हीप सॉर्ट एल्गोरिथम्स के अंदर हम मैक्स हीप्स यूज करते हैं।
क्योंकि हमारा मेन टॉपिक तो यहाँ पे हीप सॉर्ट का है ना, ठीक है। तो हीप जो है, उसके बाद आगे उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं कि हाइट ऑफ द हीप क्या होती है। तो वो नेचुरली अगर हीप में n वैल्यूज हैं तो हाइट ऑफ द हीप जो है वो log ऑफ n होगी, क्योंकि हर स्टेज के ऊपर वैल्यूज जो हैं वो डबल होती जाएंगी। तो यू कैन फाइंड आउट इजीली कि अगर मेरे पास एक वैल्यू है तो वो रूट पे आ जाएगी, दो वैल्यूज हैं या तीन वैल्यूज हैं तो वो दो लेवल बनाएंगी, अगर मेरे पास 4 से लेके 7 वैल्यूज हैं तो वो 3 लेवल में फिट हो जाएंगे। और log ऑफ 8 जो है वो क्या होता है, वो 3 होता है। इसी तरह अगर मेरे पास n वैल्यूज हैं तो log ऑफ n इज द हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है। तो फाइन, इसके बाद इस एक्सरसाइज में कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, उनको आप फिगर आउट करें और कर लें। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेज ये है कि हीप में मेंटेन करना है हीप प्रॉपर्टी को। उसके लिए एल्गो में हमने एक चैप्टर लिखा हुआ है और उसका नाम है मैक्स हीपिफाई ए ब्रैकेट आई। ए इज द एरे विच इज अ हीप एंड आई इज एन इंडेक्स एंड वी वांट टू मेक श्योर कि आई के ऊपर जो वैल्यू मौजूद है वो हीप प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रही, लेकिन वो क्या करे कि उस वैल्यू को जो ith लोकेशन के ऊपर एरे आई के मौजूद है उसको डाउनवर्ड फ्लोट कर दे, शिफ्ट कर दे, पुश कर दे, सो दैट कि अप्रोप्रिएटली नीचे वाली वैल्यूज ऊपर आ जाएं, ऊपर वाली वैल्यूज नीचे चली जाएं और अल्टीमेटली वो हीप बन जाए। स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा एलेबोरेट जो है वो हम यूं करके कर लेते हैं कि लेट्स अज्यूम कि हमारे पास एक एरे है और एक हीप है, ठीक है। अभी जो हीप है वो एम्प्टी है, उसमें कोई नोड नहीं है। अगर हम हीप में एक वैल्यू ऐड करते हैं तो वो वाली वैल्यू यहां पर आ जाएगी एट द फर्स्ट इंडेक्स, और वो वैल्यू फॉर एग्जांपल 15 है, तो आई कैन प्लेस 15 हेयर एंड दिस इज माय हीप साइज। तो पहली वैल्यू को हीप में इंसर्ट करना तो कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आराम से वो वहां पर आ जाएगी। जब हम दूसरी वैल्यू हीप में ऐड करेंगे एंड लेट्स अज्यूम कि दिस इज अ मैक्स हीप, और दूसरी वैल्यू जो हम एरे में भेज रहे हैं वो है 8, ठीक है। तो एरे में तो वो इस लोकेशन पे आ जाएगी क्योंकि एरे लेफ्ट टू राइट फिल होनी है, और 8 यहां पे आ जाएगा एट इंडेक्स 2, और अब हीप साइज कितना हो जाएगा। तीसरी वैल्यू आती है और ये देखें कि जो दूसरी वैल्यू है वो हीप प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है। हीप में दो वैल्यूज हैं, पेरेंट अपने चाइल्ड से बड़ा है मैक्स हीप में। तीसरी वैल्यू आती है से 13, तो 13 को हम यहां प्लेस कर देंगे एट द इंडेक्स 3, और ये भी यहां हीप साइज इतना हो जाएगा। अभी भी ये हीप है, ठीक है, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि हमें सारी वैल्यूज इस तरह मिलें कि जो भी वैल्यू हम नेक्स्ट एरे इंडेक्स पे प्लेस करें वो हीप प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करती हो। एक मिसाल हम यूं ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अब जो नेक्स्ट वैल्यू आ रही है वो है 17 या 25। सो 25 को अगर हम यहां प्लेस करें या यहां प्लेस करें जो ट्री में हमने प्लेस किया है एट इंडेक्स 4, तो ये 25 जो है ये तो हीप प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं करता। तो इन दैट केस हम हमेशा ये करते हैं कि नई वैल्यू को नेक्स्ट अवेलेबल लोकेशन के ऊपर रखते हैं। अगली दफा ये नेक्स्ट अवेलेबल लोकेशन होगी, उससे अगली दफा ये नेक्स्ट होगी, और उसके अगली दफा ये वाली होगी, उससे अगली दफा ये होगी, एंड सो ऑन। तो ये सिस्टमैटिकली, ठीक है, चलता जाएगा। मगर अगर कोई भी वैल्यू जो एरे में आती है, नई वैल्यू,
इंसर्ट हो गए, वो हीप प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करती। जैसा कि आप देख रहे हो कि ये 25 जो है ये 8 से छोटा नहीं है, अपने पेरेंट से छोटा। तो फिर हम ये करेंगे कि इन दोनों को एक प्रोसीजर के थ्रू इंटरचेंज कर देंगे कि यहाँ पर 25 और यहाँ पर 8 कर देंगे। तो ये 25 और 8 अपनी जगह चेंज कर लेंगे, एरे में भी और हीप में तो कॉन्सेप्चुअली हो ही जाएंगे। अब नई वैल्यू जो आई है वो यहाँ पर आ गई है, 8 उसके नीचे चला गया है। ये अपने पेरेंट के साथ इसे फिर कंपेयर करेंगे, ठीक है। अगर ये अपने पेरेंट के साथ हीप प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही होगी तो गुड एनफ, वरना ये 2 इंडेक्स और 1 इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यूज को फिर हम इंटरचेंज कर देंगे। 15 यहाँ ले जाएंगे और 25 यहाँ ले जाएंगे। जब 25 यहाँ पे आ जाएगा और 15 यहाँ पे आ जाएगा तो फिर हीप प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। इन दैट केस जो भी नई वैल्यू आएगी वो हीप में अपने पेरेंट्स के साथ कंपेयर होती चली जाएगी अप टिल द रूट, और जहां तक नई वैल्यू पेरेंट वैल्यू से बड़ी होगी वहां तक हम पेरेंट को उस वैल्यू के साथ इंटरचेंज करते चले जाएंगे। या तो रूट आ जाएगा या बीच में एक बड़ी वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद ये हीप जो है वो हीप बनेगा। सो दिस इज वन एस्पेक्ट कि हम हीप में एक वैल्यू इंसर्ट करते हैं और वो वैल्यू क्या करती है, अपवर्ड पुश हो जाती है और हीप प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। दूसरा सिनेरियो ये है कि हमारे पास एक हीप मौजूद है और वो सारा का सारा एक बड़ा अच्छा सा हीप बना हुआ है, ठीक है। इट मे बी अ बिग हीप। अब इस सारे हीप में मैं ये कह रहा हूं कि ये वाहिद वैल्यू है जो प्रॉब्लमेटिक है, बाकी तमाम वैल्यूज जो हैं ओवरऑल वो हीप प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती हैं, मैक्स हीप प्रॉपर्टी को। दिस 75 is greater than these two. This 50 is greater than these two. This 18 is greater than these two. This 33 is greater than these two. This imaginary value is greater than these two. And so on. Everywhere, every node is satisfying the heap property except this. In that case, ये जो फंक्शन यहां है इस बुक में गिवन मैक्स cp5 ai, ये कॉल होगा। I is 3 here, a is an array containing this heap। तो इस फंक्शन ने, ये जो मैक्स cp5 फंक्शन है, उसने इस एरे को, इस हीप को दोबारा से कंफर्म करना है कि ये हीप है, और वो कंफर्म यूं करेगा कि ये 20 इसी पॉइंट के ऊपर हम ये कह रहे हैं कि ये हीप नहीं है, बाकी सारा हीप है। ये अपने दोनों चिल्ड्रन में से जो बड़ा चिल्ड्रन होगा उसके साथ अपनी जगह स्वैप करेगा। 45 यहां आ जाएगा, 20 यहां आ जाएगा। अब आप यहां पर देखें तो ये जो 45 वैल्यू है ये अपने दोनों चिल्ड्रन से डेफिनेटली बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि इन दोनों चिल्ड्रन में से जो बड़ी वैल्यू है उसको ऊपर लेके जाएं और उसके साथ उसे स्वैप करें। तो नेचुरली इन तीन में से जो बिगेस्ट वैल्यू है वो पेरेंट पे आ गई और दोनों चिल्ड्रन उससे छोटे हो जाएंगे। अब ये जो 20 इधर आ गया है, हो सकता है इसके दोनों चिल्ड्रन में से कोई एक या दोनों ही 20 से बड़े हों। जो भी चिल्ड्रन 20 से बड़ा होगा उसकी वैल्यू यहां हम प्लेस कर देंगे और 20 को यहां ले जाएंगे।
अब ये 20 यहां पर आ गया है। हो सकता है कि ये अपने इन दोनों चिल्ड्रन में से, दोनों में से किसी एक या दोनों से छोटा हो, तो जो भी इन दोनों में से बड़ा चिल्ड्रन होगा वो यहां आ जाएगा और 20 यहां चला जाएगा। और ये प्रोसेस जो है, ये डाउनवर्ड शिफ्टिंग वाला, ये लीफ तक जारी रहेगा। इस प्रोसेस का नाम है मैक्स हीपिफाई। तो बेसिकली वही जो मैंने अभी आपको थोड़ा सा आइडिया दिया है, वो यहां पर यूं किया गया है कि लेफ्ट साइड क्वेश्चन है ऑफ ith इंडेक्स। जी स्टूडेंट पूछें। सर, पीछे प्रेजेंटेशन पे जाइएगा, ट्री दिखाइएगा सर। इसमें आपने जहाँ पे ये इसको आपने स्वैप किया है, ये 20 को 45 के साथ। सुन रहा हूं सर, यहाँ पे अगर ये नीचे जो इसके चाइल्ड हैं, आपने कहा कि अगर ये दोनों ही 20 से बड़े हैं, तो अगर पहला चाइल्ड यानी कि जो लेफ्ट चाइल्ड है वो राइट चाइल्ड से छोटा है, लेकिन हम सिर्फ लेफ्ट चाइल्ड को देखा है कि जी 20 से जो है वो बड़ा है, तो हमने उसे स्वैप कर दिया है। हमने उसके राइट चाइल्ड को देखा ही नहीं है। लेकिन जब वो राइट नहीं, मैंने इससे जो नीचे मिसाल आपको दी थी ना, मैं आपकी बात सॉरी काट रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट कि मैंने यहां पर जो आपको रखा था ना, तो वो मैं राइट साइड की तरफ गया था, ठीक है। यहां से तो मैं लेफ्ट पे आया था ना, क्योंकि यहां तो नंबर लिखे हुए थे कि ये 45 है और ये 12 है। लेकिन इस 45 को नीचे गया हूं तो राइट के साथ मैंने बोला ये है कि ये 45 जो यहाँ सॉरी 20 पड़ा हुआ है, ये अपने दोनों चिल्ड्रन में से जो बड़ा है उसके साथ स्वैप होगा। अच्छा, मैंने बोला ये था, ठीक है ना, जो बड़ा है उसके साथ स्वैप होगा, ठीक है, ताकि इन तीनों में से जो ग्रेटर वैल्यू है वो रूट पे आ जाए। ठीक। तो उस वो जो अभी मैंने बोला है, उसको जो एल्गोरिदमिक शेप है वो यहां पे दी गई है कि आई का लेफ्ट कौन सा है, वो लेफ्ट फंक्शन से हमें मिल जाएगा। तो अगर ये मेरे पास आई है 3, तो ये 6 जो है ये एल हो जाएगा। मैं कलर बदल लूं, ठीक है। एल एक वेरिएबल है जिसमें 6 आ जाएगा, जबकि आई जो है उसमें 3 है, और आर एक वेरिएबल है जिसमें 7 आ जाएगा ड्यू टू दिस फार्मूला। आर इज द राइट ऑफ आई, एल इज लेफ्ट ऑफ आई। इसके नीचे लिखा हुआ है इफ एल इज लेस देन हीप साइज एंड ए ऑफ एल इज ग्रेटर देन ए आई। तो यहां पर एक लार्जेस्ट के अंदर हमने एल ले लिया, लेकिन यहां पर हमने ये नहीं कहा कि अभी हमने कोई एक्सचेंज नहीं किया है। इफ एल इज लेस देन इक्वल टू हीप साइज, इसका मतलब हमने ये मेक श्योर किया है कि उसका लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, क्योंकि अगर हीप साइज से बढ़ जाएगा तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ मैथमेटिक्स ने हमें एक एल की वैल्यू दे दी है लेफ्ट इंडेक्स की, बट हीप वहां नहीं है। और दूसरी तरफ हमने देखा कि ए ऑफ एल इज ग्रेटर देन ए ऑफ आई। तो लेफ्ट और आईएथ में से लार्जेस्ट लेफ्ट हो गया, एल्स लार्जेस्ट इज आई। तो हमने लेफ्ट में से और आईएथ इंडेक्स में से ये डिसाइड कर लिया कि लार्जेस्ट कौन सा है। नीचे नया इफ है, इफ आर इज लेस देन इक्वल टू हीप साइज, गारंटी कर रहे हैं कि राइट साइड एग्जिस्ट कर रही है, एंड ए ऑफ आर इज ग्रेटर देन ए ऑफ लार्जेस्ट, लार्जेस्ट इज इक्वल टू आर। तो या तो लेफ्ट लार्जेस्ट होगा या राइट लार्जेस्ट होगा या आई लार्जेस्ट होगा। आई कैसे लार्जेस्ट हो सकता है? हमने इस फंक्शन को कॉल किया, हो सकता है सेटिस्फाई ऑलरेडी ट्री इस नोड के ऊपर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हो। तो तीनों में से जो भी लार्जेस्ट वैल्यू है वो वेरिएबल लार्जेस्ट में आ जाएगी। आईएथ वैल्यू, लेफ्ट वैल्यू और राइट वैल्यू, इंडेक्स जिसका लार्जेस्ट है। इसके बाद हम ये कह रहे हैं कि इफ लार्जेस्ट इज नॉट इक्वल टू आई,
एक्सचेंज ए ऑफ आई विद ए ऑफ लार्जेस्ट। तो लेफ्ट वाला लार्जेस्ट होगा तो लेफ्ट के साथ आई एक्सचेंज हो जाएगा, राइट वाला लार्जेस्ट होगा तो राइट के साथ एक्सचेंज हो जाएगा। मगर यहां हम इस प्रोसेस को रोक नहीं रहे हैं, बल्कि इसको रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं ऑन द लार्जेस्ट। लार्जेस्ट वो इंडेक्स है जिसके साथ ith इंडेक्स इंटरचेंज हुआ है। तो इस एग्जांपल में ये इंटरचेंज हुआ था, तो यहां पर फिर वही प्रोसीजर दोहराया जो यहां पे दोहराया था, यानी कि इन तीनों में से लार्जेस्ट ऊपर लेके गए, तो ये वाली वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो गई, यहां पर वैल्यू आ गई, फिर यहां पर भी वही दोहराया। तो ये एल्गोरिथम तब तक चलता रहेगा जब तक हीप साइज से हम बाहर नहीं आ जाएंगे, ठीक है, या ith ही लार्जेस्ट नहीं हो जाएगा। तो मैक्स CP5 बेसिकली क्या करेगा, हीप प्रॉपर्टी को मेंटेन करने का काम करेगा कि अगर आई इंडेक्स पे जो वैल्यू मौजूद है वो आई से नीचे जो सब ट्री बन रहा है, वो सारी की सारी जो सब ट्री है वो तो एक परफेक्ट हीप है, मगर ith इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू की कोई गारंटी नहीं है कि वो अपनी पोजीशन पे है या नहीं है। तो ये बेसिकली उस ith इंडेक्स से ऑनवर्ड जो सब ट्री है, अगर आप यहाँ पे पढ़ें, सब ट्री रूटेड एट इंडेक्स आई ओबेज द मैक्स हीप प्रॉपर्टी। लेकिन इसकी प्री कंडीशन ये है कि लेफ्ट और राइट साइड्स जो हैं वो हीप होने चाहिए, ठीक है। The binary trees या binary subtrees rooted at left of I and right of I are max heap, but A of I might be smaller than its children. तो मैं इस पे अगर मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करूं, ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखें तो मैं ये कह रहा हूं कि मैक्स CP5 काम कब करता है, जब इस ith इंडेक्स के ऊपर हम जाएं तो इसका वो सब ट्री जो इसके लेफ्ट साइड पे मौजूद है वो तो हीप है, उस पे कोई डाउट नहीं है। इसी तरह इस आई के जो राइट साइड के ऊपर सब ट्री मौजूद है वो भी हीप है, उस पे भी कोई डाउट नहीं है, वो पूरे का पूरा हीप है। लेकिन ये आई इटसेल्फ मैक्स हीप के केस में इन दोनों में से किसी एक से या दोनों से छोटा हो सकता है। तो इन दैट केस ये मैक्स CP5 फंक्शन हमें इस चीज की गारंटी करेगा कि ये जो सब ट्री है ये सारे का सारा सब ट्री हीप बन जाए, क्योंकि ये इस आई को डाउनवर्ड एप्रोप्रिएट पाथ के अंदर शिफ्ट करके लीव्स तक हीप प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करके आएगा। तो दिस इज व्हाट मैक्स CP5 फंक्शन विल डू। इट विल गारंटी कि अगर लेफ्ट और राइट सब ट्रीज हीप हैं, ये वाली प्रॉपर्टी माइट बी स्मॉलर है, ठीक है, तो वो गारंटी कर देगा। और अगर देखें यह कंडीशन लगी हुई है, अगर वो स्मॉलेस्ट नहीं होगा, इटसेल्फ उन दोनों से बड़ा होगा, तो ये प्रोसेस रुक जाएगा। तो ये एक रिकर्सिव फंक्शन है जो मेंटेन करता है हीप प्रॉपर्टी को, किसमें ith इंडेक्स पे, प्रोवाइडेड के लेफ्ट और आई और राइट ऑफ आई दोनों themselves हीप हों। अगर वो दोनों ही नीचे हीप नहीं है तो फिर मैक्स CP5 फंक्शन कुछ नहीं करेगा, और ये रेस्ट ऑफ द एरे के ऊपर इसकी कोई मतलब वो कोई गारंटी नहीं करता। ये सिर्फ आई एरे से ऑनवर्ड नीचे जो सब ट्रीज बन रहे हैं ये उनको हीप गारंटी करता है, ठीक है जी। ये एल्गोरिथम आपको समझ आ गया। लेक्चर का टाइम भी तकरीबन एंड हो रहा है, तो मैं कोशिश करता हूं कि बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाता, तो आपको यहीं पर मैं रोक देता हूं, ठीक है। आप बेसिकली इसको ना एक दो दफ़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ये जो चैप्टर है उसमें मैक्स CP5 को आने वाले लेक्चर तक जो है उसे समझें, देखें, अंडरस्टैंड करें, कोई क्वेश्चंस हो तो क्वेश्चंस बना लें, क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है जो
आगे कई और एल्गोरिदम्स में एज अ सब एल्गोरिदम कॉल किया जाएगा टू मेंटेन द हीप प्रॉपर्टीज और टू डू समथिंग। तो हीप सॉर्ट में भी इसी ने रोल प्ले करना है, इसका रनिंग टाइम एनालिसिस भी हमने करना है, ठीक है, एंड एवरीथिंग। तो वो इंशाल्लाह फिर परसों के लेक्चर में करेंगे। टिल देन इफ यू हैव नो क्वेश्चन, अल्लाह हाफिज। आप में से जो स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लास छोड़ना चाहें इस वक्त वो छोड़ सकते हैं। एक स्टूडेंट प्रोबेबली लेट आई थी, शुमाइल थी, या मुझे उनका नाम एग्जैक्टली याद नहीं है। उन्होंने मुझसे कुछ रिपीट करने को बोला था, तो मैंने उनसे कहा था कि मैं एट द एंड रिपीट कर दूंगा। इफ द स्टूडेंट इज स्टिल हेयर तो वो मुझसे क्वेश्चन रिपीट कर लें, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ उनके लिए। बाकी भी जो लोग मीटिंग में रहना चाहे रह लें, जिन्होंने क्विट करना है वो क्विट कर ले। अटेंडेंस को मार्क प्रोबेबली मेरे ख्याल आप सबने कर दी है जो लोग आए हुए थे। ग्रेट। ठीक है जी, मैं फिर असाइनमेंट रिपीट कर देता हूँ। एक प्रॉब्लम है रेंज, ठीक है। इस रेंज को ए, एन और एक्स पास होते हैं। ए एक सॉर्टेड एरे है ऑफ साइज एन और एक्स एक वैल्यू है। इस फंक्शन ने रेंज ऑफ एक्स रिटर्न करना है, ठीक है, कि एक्स फ्रॉम टू उस एरे में कहां से कहां तक है। एरे ए कैन हैव रिपीटेड वैल्यूज, ठीक है जी। मैं उस पे आता हूं कि जी अगर फर्ज कर लें कि ये आपके पास एक एरे में वैल्यूज हैं 2, 5, 5, 5, 7, 8, 15, 15, 15, 15, 15, 20, 50 एंड सो ऑन। तो इस एरे को आपने एग्जामिन करना है और इस एरे में से आपने रेंज बतानी है एक टिपिकल वैल्यू। मसलन अगर x जो है उसकी वैल्यू 5 है तो हमने रिटर्न क्या करना है, हमने रिटर्न करना है ये रेंज, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 इंडेक्स हैं, तो हमने रिटर्न करना है 2,4 एक पेयर। और अगर x की वैल्यू 5 नहीं है, x की वैल्यू 8 है, तो उसकी रेंज बस इतनी सी है, तो हमने क्या रिटर्न करना है 6,6। और अगर x की वैल्यू जो है वो 15 है, तो 15 जो है वो यहां से यहां तक है, ठीक है। 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो इसने रिटर्न करना है 7,12 ये एक पेयर। और लेट्स अज्यूम कि x की जो वैल्यू है वो से 10 है और 10 तो इस एरे में है ही नहीं, तो इन केस ऑफ 10 ये -1, -1 रिटर्न करेगा एज अ सेंटिनल वैल्यूज कि देयर इज 10 नॉट इन इट। तो ये बेसिकली रेंज प्रॉब्लम है।
सॉर्टेड एरे से एक टिपिकल वैल्यू की आपने रेंज बतानी है, ठीक है। तो सॉर्टेड एरे में से एक्स की रेंज बतानी है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका ब्रूट फोर्स भी है, जो आमतौर पर हम करेंगे कि वो ये है कि एरे को हम एक साइड से स्कैन करना शुरू करेंगे, उसे एक्स के साथ कंपेयर करेंगे कि अगर आप ये देखें, मैं अगर आपसे कहूं कि अगर एक्स की वैल्यू आपकी 8 है या 15 है, तो आप एरे को इस साइड से 1 by 1 15 के साथ कंपेयर करते जाएं। दिस इज द फर्स्ट 15। जैसे ही वो उसके साथ मैच होता है तो आप 7 को एक वेरिएबल में स्टोर कर लें, और फिर जब तक एरे में 15 रहता है लूप करें, और जैसे ही वो वैल्यू 15 से चेंज होती है, प्रीवियस इंडेक्स जो है उसको आप दूसरे वेरिएबल में सेव कर लें, और इन दोनों वेरिएबल्स को आप रिटर्न कर दें। सो दिस इज द ब्रूट फोर्स टेक्निक। आपने एक एरे को एक साइड से किया और आप कंपेयर करते हुए दूसरी साइड तक चले गए। वर्स्ट केस में आपको एरे कंपेयर करना पड़ सकती है, तो ये एक थीटा ऑफ एन एल्गोरिथम होगा, आसानी से प्रूव किया जा सकता है। डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम भी है। डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम, उस केस में हमें इस एल्गोरिथम को थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा, और इस एल्गोरिथम को हम रेंज ए, यहां एन की बजाय पी कॉमा क्यू कॉमा एक्स लिखेंगे। ये पी और क्यू जो हैं ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे मर्ज सॉर्ट वगैरह के अंदर मौजूद है, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। तो हम ये करेंगे कि डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम में मिडिल पॉइंट देखेंगे। अगर ये मिडिल पॉइंट जो है ये एक्स के इक्वल होगा, ये वाली जो भी वैल्यू है ए ऑफ एम, तो फिर हम यहां से बैकवर्ड जितनी भी जगह पर एक्स मौजूद है, और यहां से फॉरवर्ड जहां जहां भी एक्स मौजूद है, हम लूप लगा के ये रेंज फाइंड आउट कर लेंगे। और फर्ज कर लें कि अगर ए ऑफ एम जो है वो एक्स जो है वो ए ऑफ एम से छोटा है, तो फिर हम इस पोर्शन में रेंज ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि एरे सॉर्टेड है, और हम सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन में रेंज ढूंढेंगे। एंड वाइस वर्सा, अगर x जो है वो ग्रेटर देन ए ऑफ एम है, तो हम इस रेंज की बजाय इस रेंज को फोकस करेंगे। तो बेसिकली ये एल्गोरिथम जो है ये मिलता जुलता है बाइनरी सर्च के साथ। तो ये एल्गोरिथम अब हमने इस तरह देख लिया। आपको जो मैंने असाइनमेंट दी है वो असाइनमेंट है कि आपने इस एल्गोरिथम का, रेंज एल्गोरिथम का ब्रूट फोर्स और डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम दोनों बनाने हैं। उन दोनों का आपने एनालिसिस करना है, और दोनों को आपने किसी भी वेल नोन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड करना है। ये वेल नोन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ हो सकती है, जावा हो सकती है, पाइथन हो सकती है, मगर मुझे कोई ऐसी लैंग्वेज में कोड ना कर दीजिएगा कि जो मैं सोचूं अच्छा ये भी लैंग्वेज है। सो दिस इज ऑल अबाउट द असाइनमेंट। तो आपने इनके, और मैं थोड़ी डिटेल जो है वो इसके मुतालिक हो सकता है एक आधे दिन में फर्निश करके आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। सबमिट आपने इसको ऐसे करना है कि एक वर्ड फाइल के अंदर अपनी सारी चीज़ें वन आफ्टर द अदर कॉपी पेस्ट करके, ठीक है, फर्स्ट टाइटल पेज के ऊपर अपना नाम, रोल नंबर वगैरह लिख के वो आपने मुझे सेंड कर देनी है मंडे से पहले, कमिंग मंडे से पहले। ठीक है स्टूडेंट, कोई और क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए, वरना फिर मीटिंग क्लोज करते हैं। एनी क्वेश्चन? ओके जी, अल्लाह हाफिज।